यानंतर तेलुगू मराठी अनुबंध या विषयावर आपलं मत मांडण्यासाठी, आपलं वक्तव्य करण्यासाठी मी चंद्रकांत भुंजाळ सर यांना निमंत्रित करतो. त्याआधी सरांचा थोडक्यात परिचय. सरांनी आकाशवाणी, शिक्षण, अभिनय, लेखन या क्षेत्रात सरांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. 70पेक्षा जास्त पुस्तके सरांची प्रकाशित आहे आणि 14 पुस्तके प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. त्यामध्ये डॉक्टर दामोदर खडसे, मन्नू भंडारी, जितेंद्र भाटिया, आबिद सुरती, चित्रा मुदगल अशी दिग्गज नावे आहे. या लेखकांच्या साहित्यकृतींचा सरांनी अनुवाद केलेला आहे. 150पेक्षा जास्त लेखकांचे साहित्य मराठी भाषेत आणण्याचे योगदान सरांना जातं. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासाठी सरांनी पुस्तके लिहिलेली आहे. सरस्वती सन्मान हा जो राष्ट्रीय पातळीवरचा पुरस्कार आहे, त्या पुरस्कारासाठी प्रादेशिक भाषा समिती सदस्य म्हणून सरांनी काम केलेलं आहे. साहित्य अकॅडमीच्या पुरस्कार निवडीमध्ये परीक्षक म्हणून सरांनी काम केलेलं आहे. असा प्रदीर्घ अनुभव असलेले वक्ते आपल्याला लाभलेले आहे. मी सरांना निमंत्रित करतो. कृपया सर आपलं वक्तव्य द्या. नमस्कार. मी मराठीचा प्रतिनिधी असलो तरी हिंदीत बोलणार आहे. खूप बोलणार नाही, कमी बोलणार आहे, पण हिंदीत बोलणार आहे. कारण मला माहिती आहे की इथं मराठी समजणारी खूप कमी माणसं असतील. ठीक आहे, मी मराठीत बोलतो. आता माझी कसोटी लागणार, कारण मी जे सगळं लिहून आणलं ते हिंदीमध्ये लिहून आणलं. हां, तर नाही, आता मराठी आणि हिंदी असं दोन्ही बोलूयात. मी जेव्हा साहित्य अकादमीच्या बक्षीस समारंभाला गेलो, मला पुरस्कार वितरण होतं त्यावेळेस, आणि त्यावेळेस मी भालचंद्र नेमाडे जिथं आलेले होते, त्यावेळेस ते मराठीचे कन्व्हेनर होते, आणि त्या हॉटेलला ते मला भेटले, भालचंद्र नेमाडे, आणि त्यांनी मला चौकशी केली की तू कशात बोलणार आहेस उद्या. तर मी म्हटलं मी मराठीत बोलणार. आपल्याला उगाच मराठीचा अभिमान काही कारण नसताना. तर ते म्हणले अरे नको, मराठीत बोलू नको, कारण इथं मराठी समजणारे लोक खूप कमी असणार आहेत, आणि तू हिंदीत बोल. मग मी हिंदीतही तयारी करून गेलो होतो, दोन्ही भाषामध्ये, त्यामुळं मला तशी अडचण नाही आली. नंतर मला इतर भाषांच्या कार्यक्रमाला जायला खूप आवडतं. मागच्याच आठवड्यात मी पंजाबी कार्यक्रमाला जाऊन आलो. तो साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या तर्फे कार्यक्रम होता. नामदेवांच्यावर होता, आणि नामदेव हे मराठी संत असल्यामुळं मला त्यांनी म्हणले की तुम्ही, पण तिथेही मला हिंदीतच बोलायचं होतं. तर मी त्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. याचं कारण असं की मी साने गुरुजींच्या संस्थेसाठी काम करतो. साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जी संस्था आहे, त्या संस्थेसाठी काम करतो. त्यांचं मायामावशी नावाचं एक मासिक निघतं. त्या मासिकाचा 2 वर्ष मी संपादकही होतो. आणि साने गुरुजींचं असं स्वप्न होतं, अंतर्भारतीचं स्वप्न. ते म्हणायचे की आपल्या शेजारच्या भाषांबद्दल किंवा त्यांच्या संस्कृतीबद्दल, त्यांच्या चालीरीतींबद्दल आपल्याला फारशी काही माहिती नसते, तर आपण एकमेकांनी भाषा भगिनी असं ते त्याला म्हणायचे, की त्यांनी आपण आपली ती माहिती करून घेतली पाहिजे. आपल्याला सगळी भाषा शिकणं शक्य नसतं, पण त्यातली माहिती तर आपण मिळवू शकतो. तर ती माहिती आपण करून घेतली पाहिजे. त्यामुळं अशा संस्थेत, किंवा मी साधनाशी सुद्धा संबंधित आहे, साधनामध्ये मी खूप लिहितो, साधनाच्या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये मी असतो. तर साधना हे पुन्हा साने गुरुजींचं अपत्य असल्यामुळं तर माझ्या मनावर तो संस्कार आहे की बा इतर भाषेमध्ये काय चाललं आहे, आणि मी हिंदीतून मराठीत ट्रान्सलेटही करतो. त्याचं कारणच हे आहे की इतर भाषेत जे चाललेलं आहे ते आपल्याला कळावं, ते आणि जर ते पोचवता आलं आपल्या मराठी लोकांपर्यंत, मराठी वाचकांपर्यंत, तर ते पोचवावं, अशी त्यामागची भूमिका असते. तर त्यामुळं मला अशा कार्यक्रमांना जायला आवडतं. आणि जेव्हा निंबाळकर सरांनी फोन केला तेव्हा मी आनंदाने हो म्हणालो. खरं म्हणजे 2-3 दिवसच होते. 16 तारखेला त्यांनी मला फोन केला होता. पण मी म्हटलं की ठीक आहे, आता त्या काळात 2-3 दिवसात हिंदीची तयारी करणं, की हिंदीमधले रेफरन्स शोधून काढणं. पण मग मी आमच्या शरणकुमार लिंबाळे यांना फोन केला. शरणकुमार लिंबाळ्यांची अनेक पुस्तकं तेलुगूमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यांची खूप सगळ्या भारतीय भाषेतल्या सगळ्याच भाषांमध्ये त्यांची पुस्तकं उपलब्ध आहेत. त्यांचं अक्करमाशी हे खूप गाजलेलं आत्मचरित्र ते सगळ्या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. भारतातल्या कोणतीही भाषा काढा त्याच्यामध्ये अक्करमाशी उपलब्ध आहे. तर त्यामुळं ते दलित साहित्यिक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
तर त्यांची अनेक पुस्तकं, ज्यांना सरस्वती सन्मान मिळाला त्या समितीवर मीच होतो, सनातन म्हणून 1920 साली, आपलं 2020 साली. तर त्या सनातनचा सुद्धा अनुवाद ते तेलुगूमध्ये उपलब्ध आहे. तर मी त्यांना फोन केला आणि त्यांना म्हणलं, अरे काय तेलुगू आणि हे कसं सांगता येईल? तर तो म्हणला की माझी 4-5 पुस्तकं आहेत. पण आम्ही बऱ्याच वेळ चर्चा केली आणि मग मी लायब्ररीत गेलो, संदर्भ शोधले. यात एक मजा असते की आपण दुसऱ्या भाषेतले काहीतरी संदर्भ शोधत असतो. आणि त्यावेळेस मला अनेक मराठी पुस्तकांची तेलुगूत अनुवाद झाल्याचं लक्षात आलं. आणि तेलुगूतले सुद्धा अनेक शब्द आपण मराठीमध्ये सहज वापरतो, ते मी आपल्या भाषणात तुम्हाला सांगतो. आणि त्यामुळं मराठी आणि तेलुगू ह्याच्यामधला जो अनुबंध आहे तो खूप जवळचा, खूप घट्ट असा अनुबंध आहे असं माझ्या लक्षात आलं. आज हमारे तेलुगू भाषिक बांधव है, आज हमारे तेलुगु भाषिक बांधव है, उनकी उगादी के पावन अवसर पर जो आयोजन किया गया है उसमें शरीक होने के लिए उपस्थित है. मैं सर्वप्रथम सारे तेलुगु बंधु भगिनी को उगादी की शुभकामना देता हूँ और मेरा वक्तव्य शुरू करता हूँ. आज हम जो मराठी बांधव है उनका गुड़ी पाड़वा यह पवित्र दिन भी है. हम हमारे नए वर्ष की शुरुआत करते हैं. हमारे तेलुगु बांधव भी आज उनके नए वर्ष की शुरुआत करते हैं. उगादी शब्द युग और आदि से बना है. यह दिन नई जिंदगी का प्रारंभ माना जाता है. उगादी और गुड़ी पाड़वा में कोई अंतर नहीं है. इससे यह साबित होता है कि मराठी और तेलुगु संस्कृति कितनी मिलती जुलती है. उगादी मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बड़े पैमाने से मनाया जाता है. यह वसंत ऋतु की शुरुआत है और नई फसल आने का प्रतीक माना जाता है. इस दिन उगादी पचड़ी का महत्व होता है. वो हमने अभी सेवन किया है. पचडी हा शब्द आम्ही मराठीतही वापरतो. आम्ही कोशिंबीर जास्ती त्याला पचडी असं म्हणतो. तेलुगु और मराठी का अनुबंध का मतलब है ये दोनों भाषा संस्कृति के बीच का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंध. भारत के दक्षिण और पश्चिम भाग में सदियों से इन दोनों भाषाओं और समाजों का संपर्क रहा है. इसलिए इनके बीच कई प्रकार के अनुबंध दिखाई देते हैं. भारत का विविधता में एकता का एक सुंदर उदाहरण भी है. हम दोनों भाषाओं में जो ऐतिहासिक संबंध है, हम इन दोनों भाषाओं में जो ऐतिहासिक संबंध है उसकी संक्षिप्त जानकारी लेते हैं. इतिहास में महाराष्ट्र और आंध्र तेलंगाना क्षेत्र के बीच लगातार संपर्क रहा है. विशेष रूप से मराठा साम्राज्य के समय दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों तक मराठी का प्रभाव पहुंचा है. उस काल में तेलुगु और मराठी लोगों के बीच प्रशासन, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ. तेलुगु भाषा में जो मराठी साहित्य अनुवाद के दायरे पहुंचा उसमें तंजावर के प्रताप सिंह भोसले जी का मराठी साहित्य का उल्लेख करना चाहिए. महानुभव पंथ का ललित लीला चरित्र भी तेलुगू में उपलब्ध है. मराठीमध्ये लीळा चरित्र हा फार महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो आणि तो तेलुगूमध्ये उपलब्ध आहे हे मला खरं कालच कळलं. मला माहीत नव्हतं. मी जेव्हा लायब्ररीत गेलो संदर्भ शोधायला तेव्हा मला कळलं की लीळा चरित्र तेलुगूमध्ये सुद्धा उपलब्ध आहे. मराठी के अनेक लोककथा, पोवाड़े, संत काव्य तेलुगु भाषा में उपलब्ध है. आधुनिक साहित्य में वीस खांडेकर के ययाति, अमृतवेल जैसे उपन्यास, मंगेश पाडगांवकर जी की कविताएं, बप्पू काळे की लघु कहानियाँ, विनोबा भावे की गीता प्रवचने. मराठीमध्ये गीता प्रवचन हा एक अतिशय खूप महत्त्वाचा आणि असा ग्रंथ आहे आणि ती तेलुगूमध्ये उपलब्ध आहेत. याचा मला खूप आनंद झाला खरं म्हणजे. राम गणेश गडकरी के नाटक, शरण कुमार लिंबाड़े के कई किताबें तेलुगु में उपलब्ध है. मराठी और तेलुगु साहित्य में भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव है. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे मराठी संतों की भक्ति परंपरा का प्रभाव व्यापक रहा है. तेलुगु साहित्य में अन्नमाचार्य और त्यागराज जैसे भक्त की परंपरा दिखाई देती है. दोनों भाषाओं में भक्ति, आध्यात्मिकता और लोक जीवन के विषय समान रूप से मिलते हैं.
दोनों भाषाओं में जो भाषिक अनुबंध है उस पर एक नज़र डालते हैं। मराठी और तेलुगु अलग भाषा परिवारों से है। मराठी भाषा इंडो आयर्न भाषा परिवार से है, आर्यन भाषा परिवार से आती है, और तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। फिर भी संपर्क के कारण दोनों भाषाओं में शब्दों का आदान प्रदान हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। तेलुगु और मराठी में संस्कृति के प्रभाव से अनेक शब्दों को साम्य दिखाई देता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। तेलुगु में अम्मा शब्द माता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माँ के लिए किया जाता है। मराठी में भी हम आई शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर कई घरों में, मराठी घरों में आई को अम्मा भी बोलते हैं। पिताजी के लिए तेलुगु में नाना, असा नाना यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आम्ही नाना हे आईच्या वडिलांना नाना म्हणतो आणि इकडे दादा म्हणतो, पण नाना हा शब्द तसा मोठ्या माणसाला म्हणजे वडिलांच्या ह्याला किंवा आजोबांना नाना कुठे अनेक घरामध्ये म्हटलं जातं। पिताजी के लिए तेलुगु में नाना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हम भी पिताजी के लिए नाना बोलते हैं। बड़ी बहन को दोनों भाषा में अक्का कहते हैं। बड़े भाई को अण्णा कहते हैं। आता अण्णा आणि आप्पा हा शब्द तर अगदी म्हणजे मला काल कळलं की हा तेलुगू शब्द आहे। आम्ही आमच्या घरात आमच्या मोठ्या भावाला अण्णा म्हणतो, आमच्या हिला अक्का म्हणतो। हा शब्द तेलुगू आहे हे माहीत नव्हतं मला, आणि त्याला मला इतका आनंद झाला की मराठी में जो अभंग है उससे तेलुगु भाषी लोग परिचित है। मराठी भाषा में लिखित पांडुरंग भक्तों के चरित्र संबंधी भक्ति विजयम ग्रंथ तेलुगु में प्रकाशित हुआ है। दक्षिण आंध्र के तंजौर पर प्रशासित महाराष्ट्र नायक शिवाजी शहाजी एकोजी ने यशोगीतों की रचना तेलुगु में की है। आज महाराष्ट्र में महाकवि पोत्तनकृत भागवत के पठन को और रामदास के कीर्तनों को सुनने वाले बहुसंख्य मिलेंगे। तेलुगु ग्रंथ सीमा रामाजनेयम के रचयिता अज्ञानवादी परशुराम पंतलु राममूर्ति ने महाराष्ट्र में वेदांत ज्ञान देव का प्रारंभ किया। तेलुगु प्रदेश के गांवों में आज भी कठपुतलियों का खेल खेलने वाले मराठी भाषी है, जो अकाल के बचने के लिए प्रवर्जक के रूप में महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश आकर बस गए थे। जो लोग महाराष्ट्र में अकाल की समाप्ति के बाद अपने प्रदेश में वापस लौटे तो अपने साथ कुछ तेलुगु शब्द लेके आए। तेलुगु में जो प्राचीन शिलालेख उपलब्ध है वो सन 633 का है। तेलुगु का पहला लेखक 11वीं शताब्दी का है। उन्होंने व्याकरण की किताब लिखी और महाभारत का अनुवाद भी किया। अब मैं तेलुगु भाषा के दोन महान साहित्यिक हुए उनके बारे में कुछ जानकारी साझा करता हूँ। मी मराठीमध्ये ज्ञानपीठ विजेते जे लेखक आहेत त्यांचं ज्ञानपीठ पुरस्कार असं एक पुस्तक हिंदीमध्ये निघालं होतं। त्यामध्ये 43 लोकांचे भाषणं आणि त्यांच्या साहित्याविषयीचे लेख आहेत, ते मी मराठीत ट्रान्सलेट केलं। ते साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलं आहे। 700 पानाचं पुस्तक आहे। तर त्याचा उद्देश पुन्हा हाच होता की आपल्याला इतर भाषेमध्ये जे लोक लिहितात, म्हणजे ज्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला त्यांचं भाषेबद्दलचं काय मत आहे, त्यांचं साहित्याबद्दलचं काय मत आहे हे आपल्याला समजावं म्हणून मी ते ट्रान्सलेशन केलं। तर त्यामध्ये 2 तेलुगू साहित्यिक जे आहेत त्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे। तर त्यांच्याविषयी थोडं बोलतो आणि मग थांबतो। अब तेलुगु भाषा में जो 2 महान साहित्यिक हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी साझा करता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों के बारे में मैंने एक किताब मराठी में अनुवादित की है। उस समय मुझे तेलुगु के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के बारे में पढ़ने का मौका मिला। रामायणम कल्पवृक्षमु विश्वनाथ सत्यनारायण की सबसे प्रशस्त रचना है। विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु साहित्य के क्षेत्र में आंध्र पुरुषम और आंध्र प्रशस्ति नामक 2 प्रारंभिक रचनाओं के साथ 1920 के आसपास प्रकट हुए। स्वदेश स्वभाषा और स्वसंस्कृति के प्रति उनकी सहज अनुरक्ति इन रचनाओं में मिलती है।
हाई स्कूल में पढ़ते समय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे जानकार बन गए और तेलुगु और संस्कृत में कविता लिखने लगे। अपने इष्ट देव को संबोधित करते हुए उन्होंने माँ स्वामी म्हणजे हमारे स्वामी नामक काव्य रचना की। इसमें भक्ति भावना का जो बीज दिखाई देता है वही बाद में रामायणम कल्पवृक्षमु या इस रूप में पल्लवित और विकसित हुआ। रामायणम कल्पवृक्षमु एक विशाल काव्य रचना है जिसे लिखने में विश्वनाथ को लगभग 30 साल लगे। एक कवि 30 साल तक एक रचना लिखता है, यानी कितनी बड़ी वो कितना महान वो ग्रंथ होगा इसका और उसका 30 साल में यह कवि सम्राट ने बाकी कुछ नहीं लिखा। इस बृहत रचना का संक्षिप्त अनुवाद हमारे जो पीवी नरसिंह राव थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने मराठी में किया है। वो भाषा कोविद थे, उनको कई भाषाएं आती थी, तो उन्होंने वो मराठी में किया है, इसलिए हम मराठी में वो पढ़ सकते हैं। कथा शिल्पी विश्वनाथ की एक कलात्मक रचना है एक वीरा, जो कि ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित है। उन्होंने 60 के करीब उपन्यास लिखे, 6-7 समालोचन के ग्रंथ और 10-15 नाटकों की भी रचना की। साहित्य की प्रायः प्रत्येक विधा में कवि सम्राट ने अपनी लेखनी आजमाई और हर क्षेत्र में उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। उनका यह विराट व्यक्तित्व कल्पवृक्ष की रचना में पग पग पर प्रतिबिंबित होता है। रामायणम कल्पवृक्षमु को प्रेरणा का प्रमुख आधार बनकर उन्होंने ऐसी अनेक रचनाएं इस अवधि में की और साथ साथ कल्पवृक्ष भी अपनी कमनीय छाया फैलाता रहा। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना विश्वनाथ मध्यकालारू की 1955 की रचना है, जो कल्पवृक्ष की रचना का शायद मध्यकाल है। बीच बीच में विश्वनाथ ने संस्कृत में भी अनेक रचनाएं की। शिव पंचशती, देवी त्रिशती आदि प्रसिद्ध काव्यों के अलावा अमृत शर्मिष्ठम जैसे उत्कृष्ट नाटक भी उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं। कवि सम्राट की रचनाएं हमेशा आध्यात्मिक गंभीरता से बोझिल रही हो ऐसी बात नहीं है। विष्णु शर्मा की अंग्रेजी पढ़ाई उनकी एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना भी है। उससे उस समय के अंग्रेजी पढ़े लिखे नवयुवक की सांस्कृतिक दुर्गति का व्यंग्यात्मक चित्रण है। निसर्ग कथा शिल्पी विश्वनाथ सत्यनारायण को उपन्यास लिखने का जितना शौक था उतना कहानी लिखने का नहीं था। कहानियों में उन्होंने बहुत कम लिखा है। कथा कहने की उनकी एक अपनी शैली है। जैसे वाल्मीकि और नन्नन भट्ट से उत्तराधिकार के में उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने सारी रचना यथार्थवादी, सुखद, सुखांत और प्रभावशाली है। इदेमी संबंधम, क्या यह रिश्ता है, यह क्या रिश्ता है, उनकी कहानी शिल्प का एक सुंदर उदाहरण है। तेलुगु के दूसरे महान साहित्यिक है सिंगरेड्डी नारायण रेड्डी, सिनेरी तो सिनारे 1988 में के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सी नारायण रेड्डी अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक जाने माने कवियों में से है। काव्य रचना में गीतात्मक उत्कृष्टता और शब्द माधुर्य से कारण हर तेलुगु परिवार उनके नाम से परिचित है। तेलुगु समाज में वे सिनारे नाम से लोकप्रिय है, जो कि उनके नाम का संक्षिप्त रूप है। 5 दशकों से भी अधिक समय से काव्य सृजन में डॉक्टर रेड्डी की अब तक 40 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें कविता, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य नाट्य, निबंध, यात्रा संस्मरण, साहित्यालोचन तथा गज़लें भी सम्मिलित है। इन कृतियों में से अनेक में एक प्रवर्तक के रूप में वो उभरते हैं। आधुनिक तेलुगु कविता पर परंपरा तथा प्रयोग का विश्लेषण करते हुए 1967 में उन्होंने एक जो शोध प्रबंध लिखा था वह प्रकाशित होते ही स्थायी महत्व की कृति बन गया। डॉक्टर रेड्डी आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के एक दूर दराज गांव में हनुमान जी पेट के कृषक परिवार के थे। उनके पिता का नाम मल्ल रेड्डी था, माँ का नाम श्रीमती बच्चुम्मा था। उनका गांव निजाम की रियासत होने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू माध्यम से हुई थी। इससे उर्दू भाषा और उनके अदब पर उनकी अच्छी खासी पकड़ थी।
किशोरावस्था में पर लोकगीतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हरि कथा, भागवत कथा आदि लोक शैलियों में की गहरी छाप पड़ी थी। वे संगीत प्रेमी थे और सुमधुर कंठ के स्वामी भी थे, जिसका वे अपने काव्य पाठों में पूरा लाभ उठाते हैं। उनके काव्य में निराशा का कोई स्वर नहीं मिलता। वे जीवन की जटिलताओं और मानव जीवन पर उनके प्रभाव की सहानुभूतीपूर्ण समझ रखते हैं। अशा प्रकारे तेलुगू आणि मराठीचं हे मला खरं म्हणजे हे वाचायला आणि हे जमा करायला मला संधी मिळाली या निमित्तानं। मी हे मराठीत केलेलं होतं त्या या दोन लेखकांविषयी मला माहीत होतं, पण मराठी आणि तेलुगूमध्ये इतकं साम्य आहे की इतके शब्द एकमेकाला हे आहे ते मला माहीत नव्हतं। ते तुमच्या अकादमीच्यामुळं मला ही संधी मिळाली आणि यामुळं तुमच्यासारखे सगळी मंडळी ओळखीची झाली, जवळची झाली। तर यासाठी मी अकादमीचे आभार मानतो आणि माझं वक्तव्य थांबवतो। जय हिंद। धन्यवाद अण्णा, चंद्रकांत अण्णा, धन्यवाद। आमचं म्हणणंच आहे MTM FTM तेलुगू आई आणि मराठी आमच्या मावशी आहे। Yeah.